तो हेलो बच्चों, उम्मीद करती हूँ तुम सब मजे में होंगे। मैं भी मजे में हूँ और इसी के साथ साथ अपन अपने एसएसटी का फर्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले। ठीक है, तो एसएसटी का फर्स्ट चैप्टर शुरू करने से पहले ना मैं तुमसे दो प्रॉमिस रहा। ठीक है, पहला प्रॉमिस तो ये कि तुम लोग इस एसएसटी के लिए स्पेसिफिक एक रजिस्टर बना के रखोगे। ठीक है, दूसरा प्रॉमिस ये कि उस रजिस्टर के साथ पेन पेपर लेकर के, पेन कॉपी पेंसिल जो भी तुमको लेना है उसको लेकर के इस वीडियो के साथ नहीं बैठो। वीडियो को अपने कॉपी पेन पेपर साइड में रख करके देखोगे। ठीक है, और फिर है ना, जो तुम लोगों को जब वीडियो खत्म हो जाए तब जाकर के तुमको अपने कॉपी पेन पेपर उठाने हैं और क्या करना है, जो भी तुमको समझ आया फुल थ्रू आउट द वीडियो, जो भी तुमको समझ आया तुमको वो सब चीज उस कॉपी में लिख डाल। ठीक है, समझ गया मेरी बात? तो अब इतना क्लियर है तो अब अपन शुरू करते हैं। तो शुरुआत कहाँ से होती है? अपना सबसे पहला चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस का, सत्ता की साझेदारी। ठीक है, चैप्टर का नाम ही है सत्ता की साझेदारी। अब बोलो मैम तुम्हें हमको सत्ता की साझेदारी में साझेदारी शब्द तो समझ आया नहीं। हम मतलब क्वेश्चन तो आएगा लेकिन हमको साझेदारी शब्द से समझ में नहीं आया, तो हम कैसे समझे? इंग्लिश में समझ लो, पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग, अब ये पावर शेयरिंग क्या है? तुमको पावर अर्थ का शब्द का अर्थ तो पता है शक्ति, शेयरिंग का अर्थ भी हमको पता है मैम। शेयरिंग का क्या अर्थ हुआ? शेयर करना, किसी के साथ बांटना, यानी शक्ति को बांटना। और क्योंकि अपन ये पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो पॉलिटिकल साइंस में पावर का क्या अर्थ होता है? सत्ता, देश की पॉलिटिक्स, देश की सत्ता, देश की शक्ति। और देश की शक्ति मतलब जब देश को जो चलाता है, भारत की अगर अपन बात करें, भारत में जो देश को चलाता है वो सारी शक्ति किसके पास होती है? बताओ मुझको। प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। क्या कैबिनेट मिनिस्टर, लोकसभा, राज्यसभा इनके पास नहीं होती? बताओ मुझको। बोलो मैम आप तो कंफ्यूज कर रहे हो, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब देखो, इस चीज को तुम ऐसे समझ सकते हो, अपन ने देश के अंदर प्राइम मिनिस्टर किसको चुना? बताओ मुझको, अपने देश का प्राइम मिनिस्टर कौन है भारत देश का? बोलोगे मैम मोदी। तो क्या मोदी जो कहता है, क्या मोदी जो कहता है, क्या वही चीज देश में ना कानून बन जाता है? बताओ मुझको। बोले नहीं मैम, प्रोटेस्ट हो जाता है तो वो चीज में कानून तो नहीं बनता। हाँ, अब इसका ना तुमको सबसे पता है बढ़िया, अगर मैं बोलूं तो यार ना, जो एक आया था एक आज से मतलब 6-7 साल पहले की बात है, लॉकडाउन से भी पहले की बात है। ठीक है, मोदी ने ना एक नियम निकाला था, एनआईसी और सीएए, कुछ ऐसा नियम था। ठीक है, इस नियम के तहत ना मोदी सेंटर की पावर को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, कुछ ऐसा था। अब देखो मेरे को ज्यादा याद नहीं, मैं भी उस समय कोई 9th क्लास में हुआ करती थी और मेरी स्कूल में भी ये बहुत चला था। लेकिन क्या हुआ ना, उस समय उस नियम को माना नहीं गया। हाँ, उस समय लोगों ने प्रोटेस्ट कर दिया, ऑब्जेक्शंस बहुत सारे उठा दिए। इस कारण मोदी ने जो ये नियम बनाया था ना, इस नियम को लोकसभा ने रद्द कर दिया। मतलब लोकसभा ने तो रद्द नहीं किया, लेकिन क्योंकि इतने ऑब्जेक्शंस उठे थे, ज्यादा उस नियम के प्रति वोटिंग नहीं गई थी। ये मोदी का ही नियम था, मोदी का ही दिमाग की उपज थी, लेकिन क्योंकि इसके जगह लोगों ने इसको ज्यादा नहीं दिमाग लगाया था कि भाई नहीं ये सही नहीं है, लोगों को यही लग रहा था, इसलिए उस नियम को उसी समय खारिज कर दिया गया। वो नियम आगे बढ़ ही नहीं पाए। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ? मैम सारी पावर्स तो अपने प्राइम मिनिस्टर के पास है। प्राइम मिनिस्टर चाहता तो वो नियम बना लागू कर सकता था, क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि इसलिए प्राइम मिनिस्टर ने अपनी शक्तियां बांट रखी है। किसको बांट रखी है? कैबिनेट मिनिस्टर को बांट रखी है, लोकसभा को बांट रखी है और राज्यसभा को बांट रखी है। मतलब प्राइम मिनिस्टर अकेला अगर कोई फैसला करेगा, उसके खिलाफ अगर कैबिनेट मिनिस्टर चलेगा, कैबिनेट मिनिस्टर यानी प्राइम मिनिस्टर के अलावा वाला मंत्रिमंडल, जिसके अंदर अपना एजुकेशन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, फॉरेन अफेयर मिनिस्टर सारे आते हैं। ठीक है, ये जो मिनिस्टर्स है, इन मिनिस्टर्स को भी उसने अपनी शक्ति बांट रखी। अगर एजुकेशन की बात हो तो अपन प्राइम मिनिस्टर के पास जाके ये नहीं कहने वाले कि भाई मेरे को एजुकेशन में ये रिफॉर्म चाहिए, मुझे एजुकेशन में ये प्रॉब्लम दिख रही है, तो मैं प्राइम मिनिस्टर को जाकर के परेशान नहीं करूंगी, मैं एजुकेशन मिनिस्टर के पास जाऊंगी। तो शक्ति को बांट दिया गया। मतलब एक देश का प्राइम मिनिस्टर बनने का अर्थ है कि उसको एजुकेशन को भी देखना होगा, उसको फाइनेंस को भी देखना होगा, उसको हर चीज को देखना पड़ेगा। लेकिन अगर वो अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज दूसरे रिस्पॉन्सिबल लोगों के साथ बांट देवे, जो समझदार है, जो इस चीज को और अच्छे से समझते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं, तो क्या होगा? तो प्राइम मिनिस्टर के भी सर पे थोड़ा वजन कम पड़ेगा और दूसरे मिनिस्टर्स अपने हिसाब से उस चीज को अच्छे से चलाएंगे। और अगर वो गलती कर रहे हैं, कोई गलती अगर वो करे, तो प्राइम मिनिस्टर ये ताकत अपने पास रखेंगे कि वो उस मिनिस्टर को उसी समय चाहता तो हटा सकता है। समझ गए मेरी बात? ये बात नहीं समझ में आ गई तुम लोगों को? इस कारण सत्ता की साझेदारी जरूरी होती है। और तुम्हारी किताब में सत्ता की साझेदारी को इसलिए कह रखा है कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। वो लोकतंत्र की आत्मा क्यों है? क्योंकि इसलिए लोकतंत्र का अर्थ होता है लोगों का, जनता का शासन। और जनता का शासन कैसे हो रहा है? जनता का शासन ऐसे ही तो हो रहा है कि भाई जनता ने ना जो सोच लिया कि भाई मेरे को ना ये अच्छा इंसान है, मेरे को उसको लीडर बनाना है। मोदी भी ऐसे ही 15 साल से लीडर बनते आ रहा है ना। ये 5वां इसका 15 साल होने हैं मोदी को भी। तो वपन ने सोच लिया, जनता ने उस इंसान को लीडर बना दिया। मगर क्योंकि वो इंसान तानाशाही ना करे, यानी कि राजाओं की तरह ना रहे, वो लोगों को समझे, इस कारण उस इंसान पे अंकुश लगाने के लिए, उस इंसान के गलत जो इरादे हैं या फिर गलत इरादे हुए या फिर कुछ गलत उसको सोचने का कर रहा है या फिर उसमें पावर का चस्का चढ़ रखा है, तो उस इंसान के इन चीजों पे अंकुश लगाने के लिए उसकी शक्तियों को बंटवारा किस पे कर रखा है? 10 अलग अलग लोगों पे कर रखा है। अब बोलो तुम, तो क्या मैम ये चीज उस इंसान ने नहीं करी? प्राइम मिनिस्टर है तो प्राइम मिनिस्टर ने ये चीज नहीं करी है क्या? बोले नहीं, ये चीज कॉन्स्टिट्यूशन ने करी, ये चीज संविधान ने करी। अपने देश के संविधान ने कहा कि भाई प्राइम मिनिस्टर तो होगा, मंत्रिमंडल का एक प्रधानमंत्री तो होगा, लेकिन उस प्रधानमंत्री के, वो जो प्रधानमंत्री है उसकी ताकत मंत्रिमंडल के जो 10-20 लोग हैं, मंत्रिमंडल के कोई मिला के अपन 10-5 लोग समझ लेते हैं, उन लोगों के बीच में बट्टी भी होगी। ठीक है, समझ गए मेरी बात? तो ये होती है सत्ता की साझेदारी। हाँ,
अब सत्ता की साझेदारी में तुम लोगों को अगर इसमें देखना है कि भाई है ना, जो अपन अगर सत्ता की साझेदारी को और अच्छे से समझे तो तुम्हारी बुक में एक क्वेश्चन आता है बेल्जियम और श्रीलंका। तुम्हारी बुक में ये दोनों आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक बार बेल्जियम और श्रीलंका पे चलते हैं। ये 2 देश हैं, इसमें अपन सबसे पहले बेल्जियम पे चलते हैं। अब ये तुम बेल्जियम देखो, तो बेल्जियम देश की क्या खासियत है कि बेल्जियम देश में क्या है ना कि आधा बेल्जियम तो फ्लैमिश एरिया इलाके का है और आधा बेल्जियम कौन सा है, आधा बेल्जियम है तुम्हारे वेलोनिस, ठीक है। मैं थोड़ा तुमको इससे बता देती हूँ। ये बेल्जियम है ब्लैडरी, इसको अपन फ्लैमिश इलाका कहते हैं, और ये वेलोनी, ठीक है, ये वो वाला इलाका। अब वेलोनी और फ्लैमिश इलाके में क्या है कि जो ये अपना जो फ्लैमिश इलाका है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 56% हिस्सा फ्लैमिश है, जिसमें डच बोलने वाले लोगों की संख्या है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे डच बोलने वाले लोग ज्यादा रहते हैं, ठीक है, डच बोलने वाले। और फिर इधर तो इधर है ना जो फ्रेंच बोलने वाले लोगों की संख्या ज्यादा, ठीक है। यहाँ पे रहते कौन है, फ्रेंच, ठीक है। मतलब बेल्जियम 2 हिस्सों में बांट रखा है, एक हिस्से में डच रहते हैं, दूसरे हिस्से में फ्रेंच रहते हैं, ठीक है। हालांकि हल्का सा हिस्सा जर्मन बोलने वाले लोगों के पास भी है, ठीक है। क्या हुआ है, नीदरलैंड से, जर्मनी से और फ्रांस से, इधर से हर जगह से ना जो लोग यहाँ पे आकर के बस गए, ठीक है। और यहाँ पे आके बसने के बाद उनकी जो भाषा है वो यहाँ पे आ गई। तो अब इससे क्या हुआ कि लोगों को मतलब जो भी आगे आने वाली पीढ़ी है वो डच भी बोलती है और फ्रेंच भी बोलती है। तो आधा इलाका डच में बस गया और आधा फ्रेंच में बस गया, ठीक है। लेकिन इसमें भी क्या है, फ्रेंच बोलने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, मतलब जर्मन और है ना जो डच बोलने वाले लोगों की संख्या के अतिरिक्त फ्रेंच बोलने वाले लोग ज्यादा है। तो क्या हुआ ना, क्योंकि फ्रेंच बोलने वाले लोग ज्यादा है, तो इससे के कारण क्या किया इन लोगों ने कि भाई जो है ना जो सत्ता है, क्योंकि सत्ता में क्या कहा जाता है कि जिसको बहुमत ज्यादा मिलेगा है उसकी सरकार बनेगी। समझ गया मेरी बात, भाजपा सरकार को इतने सालों से बहुमत मिल रहा है इसलिए तो उसकी सरकार बनी है, तो जिसको बहुमत मिलेगा उसकी सरकार बनेगी। तो अब फ्रेंच बोलने वाले लोगों का बहुमत ज्यादा है, तो सरकार किसकी, फ्रेंच की बनेगी, ठीक है जी, बनी। तो अब जब ये फ्रेंच की बनी तो क्या ये लोग है ना जो बताओ अपने कल्चर को सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे, ऑफकोर्स करेंगे, है अपनी भाषा को सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे जी, है। तो इससे बताओ मुझको, क्या डच और है ना जो जर्मन खुश होंगे, डच बोलने वाले लोग और जर्मन बोलने वाले लोग खुश होंगे, बोले नहीं होंगे मैम, क्योंकि अगर ये अपनी भाषा को सपोर्ट कर रहे हैं। अब तो मैं सिनेरियो क्रिएट कर लूँ ना कि भाई स्कूल के अंदर फ्रेंच बोलने वाले लोगों का क्योंकि बहुमत ज्यादा था, तो बेल्जियम में फ्रेंच बोलने वाले लोगों की सरकार, उनकी सरकार बन गई और उन्होंने कह दिया कि आज से स्कूल में डच और जर्मन मत पढ़ाओ, बेल्जियम की मातृभाषा अपन फ्रेंच मानते हैं। तो अब इससे डच को भी गुस्सा आएगा, जर्मन को भी गुस्सा आएगा, क्योंकि इनकी भाषा तो नहीं रही है। हाँ, और सबसे ज्यादा प्यार अपने को ना देशभक्ति के नाम पे जिस चीज में सबसे ज्यादा प्यार होता है ना वो अपने को अपनी भाषा होती है। और जब तुमसे तुम्हारी भाषा ही छीन ली जाए, तुम्हारी मातृभाषा ही तुमसे छीन ली जाए, तो जो गुस्सा उमड़ता है ना वो बहुत खतरनाक होता है, ठीक है। हालांकि एक ऐसा चैप्टर तुम पढ़ोगे, ऐसा चैप्टर है फ्रांस और जर्मनी वाला, जब तुम लोग 12वीं में आओगे ना इंग्लिश के अंदर ऐसा एक चैप्टर तुम लोग पढ़ोगे, तुम ना उसमें और उस चीज को फील कर पाओगे, ठीक है। तो अभी ना अपन सिनेरियो क्रिएट करें कि भाई बहुमत ज्यादा है, फ्रेंच लोगों की सरकार बनी और वो ऐसा करे, तो इससे क्या हुआ, मतभेद क्रिएट होगा, मतलब डच और जर्मन क्योंकि अब गुस्सा होकर है, और डच की चलो इससे थोड़ी ज्यादा है, फ्रांस के लोगों से है ना डच के लोग थोड़े कम है, ठीक है। लेकिन अगर जर्मन के लोग उसके साथ मिल गए हैं और ये दोनों फ्रेंच के लोगों के ऊपर आ गए, मैं फ्रांस के पास जा रहा हूँ, इधर फ्रेंच के पास आ गए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे इनकी भी सुन ली जाएगी, ये होगा गृह युद्ध होगा, इसे अपन गृह युद्ध भी तो कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि भाषा की है ना बनाम पे तुमने भेदभाव कर दिया है कि फ्रेंच बोलने वाले लोगों को ज्यादा सपोर्ट करने पे तुमने उनको रिजर्वेशंस दे दिए, तुम उनके ऊपर आरक्षण लगा रहे हो कि तुम्हें हम लोग क्योंकि तुम फ्रेंच बोलते हो लो तुमको जॉब मिल रही है, क्योंकि तुम फ्रेंच बोलते हो तो लोग हम तुमको है ना जो धंधा करने के लिए लाइसेंस दे रहे हैं, सब दे रहे हैं। तो भाई ये तो गलत हो जाएगा, डच और जर्मन के साथ ऐसा हुआ तो गृह युद्ध होगा, मतभेद होगा। हाँ, तो क्या ऐसा बेल्जियम में हुआ? अब देखो हुआ कि नहीं हुआ, इसको जानने से पहले अपन एक बार ना थोड़ा सिनेरियो श्रीलंका का भी देख लेते, क्योंकि श्रीलंका में भी भाषा का ही था सबसे मेन, ये रहा श्रीलंका। अब श्रीलंका के अंदर तुम लोग जो ये ब्लू ग्रीन और ऑरेंज एरिया देख रहे हो ना, ये जो एरिया है ब्लू ग्रीन और ऑरेंज, इस एरिया में तमिल बोलने वाले लोग जाते हैं। हालांकि उनका धर्म चाहे कुछ भी हो, मैं धर्म पे नहीं जाऊंगी क्योंकि श्रीलंका में भी भाषा पे हुआ था, धर्म पे नहीं हुआ था, ठीक है। धर्म पे नहीं हुआ था, भाषा पे हुआ था, इस कारण इस बात का ध्यान रखना। इतना इस एरिया को देखो, ये एरिया तुमको दिख रहा है, अब ये एरिया तुमको तुम्हारी बुक में भी दिखेगा। तो अब जो ये एरिया है ये तमिल बोलने वाले लोगों का है, यहाँ पे तमिल है, तमिल बोलने वाले, और जो बचा हुआ ये एरिया है यहाँ पे सिंहल भाषा है। अब ये भाषा मेरे को भी नहीं पता, मैंने पहली बार सुना था तुम्हारे चैप्टर में, एक सिंहल भाषा बोलने वाले लोग ज्यादा रहते हैं, ठीक है। और टोटल इन लोगों की संख्या कैसी है, तो टोटल इनकी संख्या ऐसे तुम इसको गिन सकते हो कि जो तमिल बोलने वाले लोग हैं वो टोटल है 18%। 18% कितने हैं तमिल बोलने वाले, ठीक है। और वहीं सिंहली बोलने वाले लोगों की संख्या कितनी है, 74%, ठीक, 74% सिंहली बोलने वाले लोगों की संख्या, ठीक है। अब इसमें भी तमिल किसमें बटे हुए हैं, तमिल इसमें भी 2 ग्रुप से बटे हुए हैं, जिसमें श्रीलंकन तमिल तो कितने हैं 13%, मतलब जो श्रीलंका के ओरिजिनल तमिल है वो 13% है। लेकिन जो तमिल लोग भारत से आए ना उनकी संख्या कितनी है, तो जो तमिल भारत से आए हैं उनकी संख्या इससे कम समझ लो, अब 18 और 13 कितने होंगे, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 5% भारत की तमिल, ठीक, 5% भारत की।
अब देखो ये हालांकि कोई काम का नहीं है डेटा, मैं सिर्फ बता रही हूँ क्या काम का है। 18% तमिल है, 74% सिंहली बोलने वाले, ठीक है, ये दो लोगों का। इसमें भी क्या चीज, सिंहली बोलने वाले जो लोग हैं वो बुद्धिस्ट है, बौद्ध धर्म को मानते हैं। तमिल बोलने वाले या तो हिंदू है या मुस्लिम है या फिर क्रिश्चियन, ठीक है, समझ गए मेरी बात, या तो हिंदू है या मुस्लिम है या क्रिश्चियन। अब 18% और 74%, इन दोनों में से तुम मुझको बताओ किसकी अगर बहुमत मिलेगा, अगर सरकार बनी तो किसकी बनेगी? तो बोलेंगे मैम ऑब्वियसली सिंहली वालों की बनेगी। देखो मैं बोलूँ लॉजिक्स लगाओ, ठीक है, एसएसटी का सबसे मेन होता है लॉजिक्स लगाना। तुमको परसेंटेज दिख रहा है, तुम्हारा लॉजिक अपने आप लगेगा कि बहुमत किसका ज्यादा होगा, सिंहली का ज्यादा होगा। चैप्टर में मत देखो, अगर सिर्फ किताबें पढ़ते रह जाओगे तो वो चीज नहीं होगी, क्योंकि छोटा सा लॉजिक का काम है, लॉजिक लगाया याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। मेरे को साफ दिख रहा है क्योंकि सिंहली वालों की संख्या ज्यादा है, इसलिए सिंहली वालों का क्या होगा, उनकी सरकार बनी। तो बोले मैम क्या बनी? ऑफकोर्स बनी। 1948 में श्रीलंका आजाद हुआ और 1948 में सिंहली बोलने वाले लोगों की सरकार बन गई जी। चलो ठीक है मैम, समझ आ गया। तो अब सरकार बनी तो बनी, अब 74% थी आबादी में, इसलिए इन लोगों ने क्या किया ना, बौद्ध धर्म को देश का धर्म घोषित कर दिया, ठीक है। इन्होंने क्या किया, सिंहली भाषा को मातृभाषा बना दिया देश की। हाँ, इन्होंने क्या किया, जो लोग सिंहली भाषा भाषी हैं, जो लोग सिंहली भाषा बोलते हैं, और उन लोगों को सरकारी जॉब्स में है ना जो ज्यादा प्रेफरेंस मिली, उन लोगों को सरकारी जॉब्स मिलने के चांसेस ज्यादा थे बजाय उन लोगों के जो लोग तमिल भाषा बोलते, ठीक है, क्योंकि उनकी संख्या भी कम। तो इससे क्या हुआ, तमिल बोलने वाले भाषा भाषी लोगों पे क्या हो गया कि ये के ऊपर आक्रोश चढ़ गया कि तुम लोग ना भेदभाव कर हैं, हम बौद्ध धर्म के नहीं है, हम मुस्लिम हैं, हम हिंदू हैं, तो हमारे ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहे, तुम क्या कर रहे हो, अपने अपने लोगों को खुश करने में लगे हो। तो इससे क्या हुआ, श्रीलंका में ग्रह युद्ध हुआ, ठीक है। और ये वाली चीज श्रीलंका में, लेकिन ट्विस्ट ऐसा है कि ये चीज बेल्जियम में नहीं हुई। मतलब मैम ऐसा क्यों, बेल्जियम में तो फ्रेंच बोलने वाले ज्यादा थे, चांसेस तो बेल्जियम में भी वही बन रहे थे, तो बेल्जियम में ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो देखो जी, बेल्जियम में ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि बेल्जियम के नेताओं ने ना थोड़ी समझदारी दिखाई, और समझदारी भी दिखाने का क्या कारण था ना कि देखो यहाँ पे जब तुम श्रीलंका देख लो ना, तो इसमें कोई मोनार्क नहीं है, मतलब इसमें कोई राजा नहीं बैठा हुआ है सबसे बड़ी कुर्सी पे, इसमें प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के बाद प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन बेल्जियम ना जो फेडरल मोनार्की गवर्नमेंट है, यानी कि उसमें ना जो मोनार्क है, यानी उसके पास ना एक राजा है, तो ऊपर की गद्दी जो प्रेसिडेंट की जगह उधर किसकी, राजा की। तो राजा अपनी समझदारी तो लाएगा। हम अगर तुम लोग जैसे बड़े होकर के पॉलिटिकल साइंस लोगे ना, तो तुम लोग ना पॉलिटिकल साइंस में जब ब्रिटेन का इतिहास पढ़ोगे तो तुमको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि ब्रिटेन के इतिहास में जब राजाओं का जो इतिहास है ना ब्रिटेन का, कि कैसे राजा की शक्ति को हटाया, लोकतंत्र है ब्रिटेन में फिर भी मोनार्की चल रही है, वो कैसे चल रही है, राजा किस तरीके से बैलेंस बैठा रहता है दोनों नेताओं के बीच में, इन सबके बीच में तुमको वो चीज समझ आ जाएगी। यूरोप में तुम हालांकि यही देखोगे कि यूरोप में मोनार्की ही है, ठीक है, मोनार्की इन द सेंस कि स्पेन के अंदर, फ्रांस के अंदर देख लो, स्पेन देख लो, कहीं भी चले जाओ यूरोप में, ब्रिटेन खुद चले जाओ, ब्रिटेन हर जगह ना मोनार्क का शासन, ठीक है। तो मोनार्की थी तो मोनार्क ने अपना भी दिमाग लगाया, क्योंकि मोनार्क का तो था कि अगर मैं किसी भी एक का, अगर मैं फ्रेंच लोगों का जो है ना, जो अगर मैं फ्रेंच लोगों का साथ दूंगा तो क्या होगा, मेरे ना जो डच लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे, लेकिन अगर डच का साथ दूंगा तो फ्रेंच खिलाफ हो जाएंगे। और दोनों के बीच में जमीन आसमान का अंतर भी नहीं है, 2-1% का अंतर से फ्रेंच लोग थोड़े ज्यादा थे और डच लोग थोड़े कम थे। तो अब मोनार्क इस पे क्या करता, बीच का रास्ता अपना था, हालांकि मोनार्क के पास ताकत ज्यादा नहीं थी, मगर मोनार्क क्या करता है, क्योंकि मोनार्क सबसे इन्फ्लुएंशियल बंदा होता है, सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है सत्ता को, तो मोनार्क की सुनी जाती है, क्योंकि भाई वो राजा है और राजा जैसी इज्जत उसको बहुत मिली जाती है, उसका बात बहुत सुनी जाती है। इस बात का ध्यान रखना, राजा के पास पावर्स होती है, क्योंकि राजा के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन को भी नहीं माना जाता उधर, ऐसा सोचा जाता है, ठीक है। प्रेसिडेंट के साथ ऐसा नहीं है, अपने देश का प्रेसिडेंट हो, श्रीलंका का प्रेसिडेंट हो, मगर कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है अपने देश में, अपने लोगों के बीच में कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर है, प्रेसिडेंट से भी ऊपर कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन जब राजा की बात आती है तो राजा कॉन्स्टिट्यूशन से भी ऊपर, ठीक है, संविधान से ऊपर कौन है, राजा। तो इस कारण क्या हुआ, वहां पे क्या किया गया कि एक बीच का रास्ता अपनाया गया कि भाई ये लोग भी खुश रहे और ये लोग भी खुश रहे। तो बेल्जियम में क्या किया गया कि बेल्जियम के शासकों ने क्या किया कि बेल्जियम में है ना जो संसद है, संसद में आधी आधी सीटें डिवाइड करती, किसके बीच में, फ्रेंच लोगों के बीच में और किसके बीच में, डच लोगों के बीच में, आधी आधी सीटें डिवाइड करती, ठीक है। उन लोगों ने संविधान में कुल मिलाकर के टोटल 7 अमेंडमेंट की, 7 संविधान में संशोधन करे, 7 नहीं सॉरी 4 संशोधन करे, 8 सीटें और बराबरी में डच लोगों को और फ्रांस लोगों को सीटें प्रोवाइड करती, ठीक है। इसके बाद दोनों के बीच में बैलेंस बनाने के लिए कि भाई तुम दोनों के बीच में गृह युद्ध नहीं हो, तुम दोनों ये मत सोचो कि हमारे को प्रेफरेंस मिल रही है, हमें को नहीं मिल रही है, इसे सरकारी नौकरी में दोनों को बराबर करना चाहिए, मतलब जहां जहां हो सके उनकी भाषा को बराबर में रखा, उन लोगों को बराबर में रखा। तुम अपनी अगर किताब में देखोगे ना, तुम्हारी किताब में एक जगह है, उसमें लेना जो विकिपीडिया से सोर्स है, एक बोर्ड लग रखा है जिसमें ना दो ही एक जगह को, एक स्ट्रीट का नाम है ग्रेटो मार्केटो, ऐसा कुछ लिखा हुआ है तुम्हारी किताब में, मतलब तुम्हारी किताब में वो चीज तुमको मिल जाएगी पेज नंबर 4 के अंदर। पेज नंबर 4 में नीचे ना तुमको राइट हैंड साइड में मिलेगा मॉन्टेग्ने बर्ग स्टार्ट, ठीक है, ये जगह लिख रखी है, नीचे लिख रखा है ग्रैंड प्लेस, देन लिख रखा है ग्रोट मार्केट, मतलब दो अलग अलग भाषा, एक तरफ फ्रेंच लिख रखी है, एक तरफ है ना जो डच लिख रखी है। इस तरीके से इन लोगों को ना हर जगह बराबर प्रेफरेंस मिली, दो अलग अलग भाषा बराबर लिखते रह गए, समझ गए मेरी बात। तो ये चीज हुई थी बेल्जियम में, लेकिन इस कारण बेल्जियम में क्या हुआ, गृह युद्ध हो ही नहीं पाया, क्योंकि हर चीज जिस चीज के लिए वो लोग लड़ते वही चीज को खत्म कर दिया, लो तुम लोग बराबर हो। लेकिन इसका उलट हो गया कहाँ पे, श्रीलंका, क्योंकि श्रीलंका में गृह युद्ध हो गया, भाई कोई मानने को तैयार ही नहीं था, सिंहली भाषा वाले लोग ये अपने आप को नीचे झुकाना ही नहीं चाहते थे, हाँ नीचे नहीं झुकाना चाहते थे। इस कारण तमिल लोगों और सिंहली भाषा के लोगों के बीच में बहुत बड़ा गृह युद्ध छिड़ा, बहुत बड़ा, ठीक है। और वो गृह युद्ध छिड़ा तो छिड़ा, वो गृह युद्ध का अंत भी अब जाके हुआ है 2009, ठीक है, 2009 में इस गृह युद्ध का अंत हुआ, उससे पहले तो ये गृह युद्ध बस चल जा रहा था, समझ रहे मेरी बात।
1980 के दशक में तक श्रीलंका के स्वतंत्र, हाँ 1980 में शुरुआत हुई थी, 1980 के आसपास जो गृहयुद्ध 2009 में जिसका अंत हुआ। ठीक है, अब मेरी बात इतनी तुमको समझ में आ गई कि भाई जब तुम लोगों ने सत्ता की साझेदारी नहीं दिखाई, मतलब यहाँ पे साझेदारी नहीं है, यहाँ पे पावर्स को बांटा नहीं है, पावर एक ही समूह के पास चली गई, श्रीलंका में एक ही समूह के पास पावर चली गई, सिंहनी वालों के पास। ठीक है, पावर चली गई, तो इस कारण क्या हुआ, गृहयुद्ध हो गया। गृहयुद्ध यानी कि जब एक ही देश के लोग एक दूसरे से कैसे बंदूकबाजी और सब चीज से लड़ना शुरू कर दिया। ठीक है, कोई दिमाग नहीं लगा, एक ही देश के लोग एक दूसरे से लड़ने लगे, बस समूह में अलग है, उनकी आइडियोलॉजी अलग है, इसलिए वो लोग लड़ रहे, समझ गए, तो वो गृहयुद्ध होता है। और लेकिन यही सेम चीज तुम मुझे एक बात बताओ, उसमें क्यों नहीं हुई, कहाँ पे, मतलब यही सेम चीज तुम बेल्जियम में क्यों नहीं हुई, बताओ मुझको। तो बेल्जियम में मैम इसलिए नहीं हुई कि बेल्जियम के अंदर इन लोगों को बराबरी का दर्जा दिया गया, हर जगह बराबरी की प्रेफरेंस दे दी, तो इस कारण दोनों समूहों के बीच में बराबर शक्ति को बांट दिया गया। संसद के अंदर भी बराबर कुर्सी को भी मिली, बराबर ही फ्रांस वालों को भी मिली। अगर फ्रांस वालों को उस समय एक कुर्सी भी ज्यादा मिल जाती ना, हाँ, तो युद्ध, क्योंकि शक्ति फ्रांस वालों की ज्यादा थी। ठीक है, समझ गए मेरी बात, इसलिए बराबरी करके उनके बीच में क्या कर दिया गया, युद्ध का ही विराम चिन्ह लगा दिया गया युद्ध के ऊपर, समझ गए। तो उम्मीद करती हूँ कि ये दोनों देश की कंडीशन उनको समझ आ गया और ये समझ आ गया कि सत्ता की साझेदारी जरूरी क्यों है। ठीक है, समझ गए मेरी बात। अब सत्ता की साझेदारी में हमको समझ आ गई। ठीक है मैम, बेल्जियम के अंदर अब वो 4 मुख्य कदम क्या थे, पहले अपन वो पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये तो एक मोटा माटी हो गया जो मैंने तुमको समझाया। ठीक है, वो 4 मुख्य कदम क्या थे, सबसे पहले केंद्र सरकार को बराबर किया गया, यानी कि डच लोग और फ्रांस लोगों के बीच में बिल्कुल बराबरी से केंद्र सरकार की जो सीटें बांट दी गई, जो मैं बार बार तुमको इतनी बार बोल चुकी हूँ इस वीडियो में। फिर राज्यों को आजाद कर दिया गया, राज्यों को आजाद कर दिया गया इन द सेंस कि जो राज्य है ना, मतलब भारत में ऐसा नहीं है, लेकिन भारत के बाहर तुम ये मानो अमेरिका है, तो अमेरिका में क्या है ना कि अमेरिका है तो यूएसए जिसे अपन कहते हैं, तो यूएसए का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, लेकिन यूएसए के अंदर जितने भी राज्य आते हैं, ठीक है, जितने भी राज्य, ध्यान रखना मैं जितने भी राज्य की बात करूँ, यूएसए में बहुत सारे राज्य आते हैं, उन सब राज्यों का ना अपना अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। पर भारत में क्या ऐसा है क्या, बोले नहीं मैम, भारत में है ना, जो भारत है उसका अपना जो संविधान है वही सब राज्यों में लागू होता है, राज्यों का अपना कोई संविधान नहीं। हाँ, हालांकि राज्यों की अपनी सरकार है, लेकिन सेंटर की सरकार भी है, और अगर किसी चीज में सेंटर की सरकार ने आदेश दे दिया तो राज्यों की सरकार को वो आदेश मानना पड़ता है। लेकिन बेल्जियम में क्या है, बेल्जियम में क्या कर दिया, इवन तुम यूएसए को भी देखो ना, तो यूएसए में भी ऐसा है कि सेंटर ने कोई अगर आदेश दे दिया तो जरूरी नहीं है कि राज्य की सरकार उस आदेश को मानने के बाधित ही हो, क्योंकि भारत में तो राज्य की सरकार को चाहे उसको पसंद आए नहीं आए उसको रोते पीटते मानना है। लेकिन बेल्जियम के अंदर अगर सेंटर का आदेश है तो भी बेल्जियम की जो राज्य है वो स्वतंत्र है अपने आप में, भाई है ना, कोई जरूरी नहीं है कि मेरे को पसंद नहीं आ रहा मैं नहीं मानूंगा, चल तो क्या करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं उनको, सेंटर को भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उन्होंने किया ऐसा, समझ। अब क्यों किया भाई, तुम देख लो कि भाई जिस जगह जिसका मत है, मतलब ये देखो तुम बेल्जियम में क्यों किया, तो तुम ये देखो कि अगर मैं इन दो को राज्य मानू, व्लैंडरिन को एक राज्य मान लो और वेलोनी को एक राज्य मान लो, हाँ, वेलोनी में फ्रेंच बोलने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है और व्लैंडरिन में डच बोलने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। अगर मैं कोई ऐसा कानून बनाऊं जिससे फ्रेंच बोलने वाले लोगों को फायदा, है ना, तो क्या व्लैंडरिन के लोग उसको मानेंगे, बोले ऑब्वियसली मैम नहीं मानेंगे, है। लेकिन अगर मैं उनसे जबरदस्ती मनवाने की कोशिश करूं तो क्या गृहयुद्ध होगा, यस मैम होगा। तो हमें तो गृहयुद्ध से ही तो बचना है ना एट दी एंड। तो भाई मेरे लो मैं तुमको स्वतंत्र कर देती हूँ, तुमको मानना नहीं मानना तुम्हारे ऊपर है, बात खत्म, बात वही खत्म होगी। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ ये वाली चीज तुमको समझ आ गई। अब आती है तीसरी बात, राजधानी के लिए अलग सरकार बना दी, सेपरेट गवर्नमेंट फॉर ब्रुसेल्स। अब ब्रुसेल्स क्या है, ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी, ठीक है, ब्रुसेल्स बेल्जियम का कैपिटल है और ब्रुसेल्स की क्या कर दिया, ब्रुसेल्स को ना अपनी सरकार बना दी। ठीक है, क्यों बनाई, क्योंकि अकेला ब्रुसेल था जिसके अंदर तो क्या हो गया था ना कि भाई जिसके अंदर गृहयुद्ध की संभावना सबसे ज्यादा बढ़ी थी। ये तुम्हारी बुक के अंदर पेज नंबर 2 पे लिखा हुआ भी है कि 1950 से और 60 के दशक में फ्रेंच और डच लोग बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा, जिसका सबसे बड़ा जो टकराव है और सबसे जो तीखा रूप है ना वो ब्रुसेल्स में दिखा। ठीक है, समझ गए मेरी बात, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ब्रुसेल में तो 80% यानी 80% तो फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं और सिर्फ 20% कौन है, 20% दूसरे डच बोलने वाले लोग हैं। तो भाई बहुमत तो ब्रुसेल्स में किसकी होगी, फ्रेंच वालों की ज्यादा होगी, है। और भाई अगर हमें ऊपर के 2 कानूनों को चलो ब्रुसेल्स पे लागू भी करते तो भी फ्रेंच बोलने वाले लोगों की क्योंकि बहुमत ज्यादा है, तो क्या होगा कि फ्रेंच बोलने वाले लोगों की सुनी जाएगी। इस कारण ब्रुसेल्स को अपनी सरकार देगी बनाने को कि ले जी तू भी अपनी सरकार बना, मतलब सेंटर तो एक सरकार है, 2 राज्य तो अलग से जल रहे हैं, जिसमें अपन एक वेलोनी को मान लेते हैं और एक है ना जो मतलब कौन सा फ्लैमिश और दूसरा है वेलोनिया और फ्लैमिश, इन दोनों को तो हमने 2 राज्य मान लिए, इसके अलावा कैपिटल को भी अलग से एक राज्य बना। समझ गया मेरी बात, है। तो इससे भाई मतभेद खत्म हो गए, समुदाय की सरकार अपनी बन गई। मतलब ऐसा है कि भाई अब बेल्जियम में सिर्फ डच बोलने वाले और फ्रेंच बोलने वाले लोग तो थे नहीं, जर्मन बोलने वाले भी थे। तो क्या किया गया कि भाई अगर है ना जिस एरिया में फ्रेंच बोलने वाले लोगों की सत्ता है वहां पे क्या किया गया कि भाई अगर उस एरिया में डच बोलने वाले लोग हैं तो वहां पे ना उन लोगों की अलग से सरकार को बना दिया गया कि भाई मैंने ना 3 सरकारें, तुम एक बात मान लो कि इधर बेल्जियम में 3 सरकार थी, पहली तो सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरी स्टेट गवर्नमेंट और तीसरी हो गई कम्युनिटी गवर्नमेंट। समझ गए, यानी कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सामुदायिक सरकार। ठीक है, जो कल्चर्स, वेशभूषा इन सब के आधार पर बनती, भाषा के आधार पर बनती। तो उम्मीद करती हूँ ये 4 पॉइंट समझ में आ गए होंगे बेल्जियम के कि भाई बेल्जियम में ऐसे कौन से 4 कदम उठाए जिस कारण क्या हो गया, बेल्जियम के अंदर गृहयुद्ध हो ही नहीं पाया। समझ गए मेरी बात। हम अब अपन आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपना 5वां, जब पावर शेयरिंग नहीं हुई और वहीं अपन अगर ये बेल्जियम वाले कदम क्योंकि उधर नहीं उठाए गए, कहाँ नहीं उठाए गए, श्रीलंका में नहीं उठाए गए, तो इससे क्या हो गया, गृहयुद्ध हो गया।
ठीक है, अर्थव्यवस्था को चोट लग गई श्रीलंका की, और आज भी श्रीलंका उस युद्ध से जूझ रहा है, इस बात को ध्यान रखना। समझ गए मेरी बात? अब उम्मीद करती हूँ कि तुमको पावर शेयरिंग का अर्थ समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब पावर शेयरिंग का अपना लास्ट बचता है। ठीक है, कि है ना, जो आखिर पावर शेयरिंग में तुम्हारा जो एकदम लास्ट पेज है, उसमें आज के जमाने में पावर शेयरिंग कैसी दिखती है, आज के जमाने में सत्ता की साझेदारी कैसी कैसी दिखती है, उसके ऊपर। समझ गए मेरी बात? तो देखो, आज के जमाने की सत्ता साझेदारी उसके 4 तरीके की दिखती है। ठीक है, 4 तरीके की सत्ता की साझेदारी दिखती है। तो वो 4 तरीके की सत्ता साझेदारी कौन सी है? तो पहली तो है आधुनिक लोकतंत्र में ताकत या सत्ता के मुख्य रूप को 4 तरीके में बांटा गया। पहला तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, सरकार को के अंगों को क्षैतिज वितरण। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन यानी क्षैतिज वितरण, यानी कि मैंने सरकार को क्या किया गया कि आज के जमाने में मैंने क्या किया गया कि सरकार को बांट दिया। सबसे पहले तो विधायिका में, कार्यपालिका में और न्यायपालिका। अब ये तो हम पढ़ते हैं मैम, हमने बहुत बार पढ़ा है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका यानी कि जो विधि बनाते हैं, जो कानून का निर्माण करता है। कार्यपालिका जो उसको एग्जीक्यूट करवाता है, जो उस कानून को कार्यरत करवाता है। और न्यायपालिका अगर कानून को किसी ने तोड़ा, चाहे विधायिका ने तोड़ा चाहे न्यायपालिका ने तोड़ा, ठीक है, तो न्यायपालिका ने, विधायिका ने तोड़ा या कार्यपालिका ने तोड़ा या किसी भी इंसान ने तोड़ा, तो न्यायपालिका उसके बीच में बैलेंस करती है। समझ गए मेरी बात? अब विधायिका में क्या आएगा? विधायिका में जैसे संसद और पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का क्या होता है? कोई बिल पास करने के लिए पार्लियामेंट के पास जाता है, पार्लियामेंट में डिबेट होती है, या तो वो बिल खारिज हो जाता है या पास हो जाता है, यही काम है। लेकिन क्या वो उस बिल को एग्जीक्यूट करवा रहे हैं? नहीं जी मैम, सिर्फ पास करवा रहे हैं। कौन करवा रहा है? विधायिका। और विधायिका कौन है? पार्लियामेंट है, संसद है। संसद के अंदर कौन से 2 सदन आते हैं? लोकसभा और राज्यसभा। समझ गए मेरी बात? तो लोकसभा में और राज्यसभा में, इन दोनों में अगर कोई बिल यानी कि कोई एक ऐसा आइडिया जिससे देश को आगे चल के तरक्की मिले, वो आइडिया को अगर कोई भी ला सकता है, लोग कोई भी उस आइडिया को, चाहे वो लोकसभा वाले लाए राज्यसभा वाले, कोई भी उस आइडिया को ला सकता है। भाई मैंने जैसे सोचा कि भाई एजुकेशन में ना रिफॉर्म की जरूरत है, और मैंने कहा कि भाई चलो अपन एक काम करते हैं, टीचर्स का जो एग्जाम है ना, उसको ना अपन सेंट्रल लेवल में रह जाते हैं और क्या करते हैं कि टीचर्स को स्ट्रिक्ट बना देते हैं, टीचर्स के एग्जाम को स्ट्रिक्ट बना देते हैं, जैसे यूपीएससी का एग्जाम। मतलब जो लोग आईएएस आईएएस की तैयारी करते हैं ना, वैसे मैं टीचर्स के एग्जाम की तैयारी करवाने लग जाऊँ है। तो ये मैंने एक बिल बनाया, क्योंकि मेरे को पता है कि अगर मैं ऐसी तैयारी करवाऊंगी, कि मुझे पता है इससे हमें क्वालिटी टीचर मिलेंगे, अच्छे टीचर मिलेंगे, और अच्छे टीचर मिलेंगे तो बच्चों की ग्रोथ अच्छी होगी। ठीक है, ऐसा आइडिया मेरे को कहाँ से मिला? फिलीपींस एक देश है, फिलीपींस के अंदर टीचर बनना बहुत हार्ड है, लेकिन जो टीचर बनी है उसकी जिंदगी समझ गई। फिलीपींस में वही है कि जैसे अपने देश में ना यूपीएससी दे दिया, आईएएस ऑफिसर बन गए, तो भाई साहब उसकी जिंदगी समझ गई। तो वैसा फिलीपींस, मुझे वो आइडिया फिलीपींस से है, मैं फिलीपींस से इंस्पायर होकर इसको भारत में लाना चाहा। तो सबसे पहले मुझे पार्लियामेंट से उसका अध्यादेश निकलवाना पड़ेगा, पार्लियामेंट को बोलना पड़ेगा भाई पहले मानो या मत मानो, डिबेट करो। लोगों ने डिबेट छेड़ी, बिल को या तो पास करेगी या खारिज करेगी तब तो ठीक है, कोई बात। लेकिन अगर पास कर दिया फिर ये जाएगा कार्यपालिका के पास। कार्यपालिका में कौन आ गया? प्रधानमंत्री, मंत्री, पुलिस। मतलब प्रधानमंत्री अब उस बिल को अनाउंस करेगा लोगों के सामने। ठीक है, क्योंकि अब वो एजुकेशन से बिल आया तो एजुकेशन मिनिस्टर अनाउंस कर देगा। ठीक है, समझ गए मेरी बात? तो उस बिल को अब अनाउंस किया जाएगा जनता के सामने, वो कार्यपालिका। ठीक है, और उसको एग्जीक्यूट करवाया जाएगा, यानी आईएएस, आईपीएस, आरएस, जितने भी ऑफिसर्स हैं जो तुम यूपीएससी में समझ सकते हो, वो सारे ऑफिसर्स के थ्रू इसको एग्जीक्यूट करवाया जाएगा। एग्जीक्यूट यानी एग्जीक्यूशन इसलिए लिख रखा है क्योंकि वो लोग इसको सिर्फ एग्जीक्यूट करवाने का काम करते हैं, मतलब कार्यरत, कार्य में लाने का काम करवाते हैं। ठीक है, फिर न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट अगर उस बिल को कोई भी प्रॉब्लम दे दी, मतलब वो बिल, जो भी मैंने बिल बनाया, जो भी मैंने पास किया, उसके खिलाफ अगर कुछ भी होता है, ठीक है, या फिर कोई भी कानून तोड़ता है उसको, तो न्यायपालिका इसका बैलेंस बैठाएगी कि न्यायपालिका उसके लिए उसको सख्त से सख्त कार्रवाई न्यायपालिका करवाएगी। समझ गए मेरी बात? तो ये है क्या है? नियंत्रण। इस कारण इसको क्या बोलते हैं? तुम्हारी बुक में इस चीज का ध्यान रखना, क्षैतिज, इस चीज का ध्यान रखना कि इसको और क्या बोलते हैं, इसलिए इस कारण इसको बोलते हैं नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था। क्योंकि क्या हो रहा है कि एक दूसरे के ऊपर ये लोग नियंत्रण भी कर रहे हैं। मतलब विधायिका ऐसे ही बिल नहीं पास करवा सकती, विधायिका ने पास करवा दिया चलो बिल, लेकिन कार्यपालिका उसको अपनी शर्तों पे क्या करेगी? अपनी शर्तों पे ही कार्यपालिका है ना जो उस बिल को आगे अनाउंस करेगी। कार्यपालिका चाहे तो विधायिका के पास उस बिल को वापस भेज सकती है, और होता भी है ऐसा। प्रधानमंत्री जी को अपन स्वयं देख सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री को अगर कोई बिल पसंद नहीं आता ना, तो प्रधानमंत्री उसको पार्लियामेंट, प्रधानमंत्री हो गया या प्रेसिडेंट, उसको पार्लियामेंट के पास पुनः विचार के लिए भेजता है। ठीक है, तो इसका तो समझ गए मेरी बात? तो ये नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था, इस कारण इसको बोला जाता है कि ये चारों ये तीनों एक दूसरे के ऊपर नियंत्रण रख रखे हैं और एक दूसरे के ऊपर संतुलन बैठा रखे। ठीक है, चेक्स एंड बैलेंस। उसके बाद सरकार के स्तरों पे कि सरकार की स्तर बना दिए, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। मैंने ऐसे स्तर बना दिए। ऊर्ध्वाधर वितरण अपन इसको कहेंगे। केंद्र सरकार कैसे? अब जैसे देखो, अगर सरकार के स्तर नहीं हो, अगर राजा का शासन हो और मेरे को ना कोई प्रॉब्लम आ गई, हाँ, मेरे को ना किसी के खिलाफ कुछ कार्रवाई करवाने की कोई प्रॉब्लम आ गई मुझको, तो मैं डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को मैं अपना राजा मान लेती हूँ। केंद्र सरकार है सिर्फ, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार नहीं है। मैं डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर के पास जाऊंगी, प्राइम मिनिस्टर को अपनी प्रॉब्लम बताऊंगी। अरे प्रॉब्लम चाहे छोटी सी हो, मेरा ना किसी ने ना जो पर्स चुरा लिया, मैं फिर भी प्राइम मिनिस्टर के पास जाऊंगी। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर फिर देश के बारे में कब सोचेगा है? और इससे तो एक प्रॉब्लम ये भी हो जाएगी, क्योंकि केंद्र के पास सारी ताकत है, तो केंद्र तो अपने हिसाब से चलाएगा। केंद्र को मैं ग्रुप बांध के चल रही हूँ, तो मेरे को तो केंद्र फिर अपने हिसाब से चलवा देगा कि भाई वो चाहे तो उस इंसान को बख्श दे, वो चाहे तो ना बख्श, होगा ना ऐसा। लेकिन अगर स्थानीय और राज्य सरकार हो, तो मैं सबसे पहले स्थानीय सरकार के पास जाऊंगी। स्थानीय सरकार में कौन आ जाएगा? जैसे पंचायत हो गई, नगर परिषद हो गई, नगर पालिका हो गई, ये स्थानीय सरकार। ठीक है, राज्य सरकार चीफ मिनिस्टर। अगर मैं स्थानीय सरकार, मुझे कोई प्रॉब्लम है, मैं स्थानीय सरकार के पास गई, स्थानीय सरकार ने मेरी उस प्रॉब्लम का कोई समाधान नहीं निकाला, फिर मैं राज्य सरकार के पास जाऊंगी, चीफ मिनिस्टर के पास जाऊंगी। अगर उन्होंने भी कोई समाधान नहीं निकाला तो फिर मैं आगे केंद्र के पास जाऊंगी। ठीक है, हालांकि ऐसी कभी कोई नौबत पड़ी नहीं है, मगर ऐसा होता है।
ठीक है। तो ये देखो कि तुम सत्ता को ना कैसे छोटे उनमें बांट दिया गया कि भाई छोटी छोटी चीजें जो होंगी, छोटी छोटी बातें वो लोकल लेवल पे सुलझानी चाहिए। ठीक है, तुमको हर चीज के लिए राजा के पास जाने की जरूरत नहीं है। समझ गया मेरी बात? अब इसमें जो तीसरा ऑप्शन आता है कि अलग अलग सामाजिक समूहों के बीच में पावर शेयरिंग, कि अलग अलग सामाजिक समूहों के बीच में भी पावर शेयरिंग कर दी। उदाहरण के लिए जैसे बेल्जियम में सामुदायिक सरकार बना करके क्या किया कि पावर शेयरिंग समूह को भी दे दी, सामाजिक समूह को, कि अगर 10 लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो सामाजिक जो सरकार है वो उसका समाधान निकालेगी। ठीक है, इस कारण इसको तुम देख सकते हो कि भारत में भी ऐसा है कि भाई महिलाओं को, SC ST OBC वाले लोगों को है ना ऊपर उठाने के लिए क्या किया गया, सरकार ने प्रावधान बनाया है किसका, रिजर्वेशन का, आरक्षण का। तो ये सब किस चीज के लिए, पावर शेयरिंग के लिए, कि भाई इनको भी ऊपर उठावे है। इवन संसद के अंदर भी तुम देख लो, कुछ सीटें जो महिला आरक्षित होती है, कुछ सीटें जो दलितों के लिए आरक्षित होती है। समझ गए मेरी बात? तो ये चीज होती है पावर शेयरिंग कि भाई उनको पावर बराबर बांटी गई। फिर राजनीतिक दलों को, दबाव समूहों को बीच में पावर शेयरिंग। दबाव समूह यानी कि गठबंधन की सरकार, राजनीतिक दल गठबंधन की भी सरकारें बनती, ये बात तुम भी जानते हो। गठबंधन की सरकार का क्या अर्थ होता है कि भाई सपोज करो, जब इसका सबसे अच्छा अगर मैं एग्जांपल दूं ना, तो अभी हाल ही में जो हुए थे ना चुनाव, 2019 में शायद हुए थे चुनाव, हाँ 2019 में हुए थे, नहीं 2019 में नहीं हुए थे, अभी जो हाल ही में चुनाव हुए 2023 में, तो जो चुनाव 2023 में हुए थे ना, उसमें गठबंधन की सरकार थी। किसकी? देखो भाजपा को वैसे तो बहुमत मिल गए थे, लेकिन भाजपा ने अपने साथ कुछ लोजपा को भी ले लिया था, 3-4 और सरकार थी जो कि सामाजिक स्तर, राज्य स्तर की सरकार थी। ठीक है, उनको अपने साथ लेकर के गठबंधन बना लिया था, तो भाजपा की बहुमत अपने आप ही जगह गई। कांग्रेस ने भी ऐसा किया था, और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल तुमको अटल बिहारी वाजपेयी का देखने को मिल जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी किसके थे? भाजपा के थे, मगर उस समय भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिली थी, तो भाजपा ने क्या किया, गठबंधन बना लिया 3-4 लोकल सरकारों के साथ। ठीक है, जिनके और उन 3-4 सरकार जो है, वो 3-4 सरकारों ने मिलकर के गठबंधन की एक सरकार बनाई, और उसको क्या मिला, उसको पावर मिल गई, क्योंकि उन लोगों ने क्या किया कि अपने अपने वोट शेयर कर दिए एक दूसरे को, तो सारी ये 3-4 सरकारों को पावर एक साथ मिल गई। ठीक है, समझ गए मेरी बात? फिर आता है दबाव समूह। अब देखो दबाव समूह क्या है ना, कि दबाव समूह ना एक ऐसा समूह है जो कि हमेशा हित का चीजों के लिए बात करता है। अब ये दबाव समूह चिल्ड्रंस के लिए भी बन सकता है कि भाई चिल्ड्रन वेलफेयर के लिए, कि बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो तो उसके लिए मैं कोई सरकार नहीं बना रही, मैं कोई NGO भी नहीं खोल रही। ठीक है, मैंने एक छोटा सा ग्रुप बना रही हूँ, जिस ग्रुप का काम ही सिर्फ इतना है कि भाई अगर सरकार कोई गलत कदम उठा रही है बच्चों को लेकर के, सिर्फ उस ग्रुप का नाम है, मैं बच्चों वाला कोई ग्रुप रख देती हूँ, एंड मैं कहती हूँ कि बच्चों को लेकर के क्योंकि ये सरकार गलत कदम उठा रही है, तो मैं उनके अंदर इस चीज का मैं प्रोटेस्ट करूंगी, मैं कुछ भी करके सिर्फ इस चीज का दबाव डालूंगी कि भाई वो सरकार ना जो भी कानून बना रही है उसको वापस ले। ठीक है, हालांकि भारत में दबाव समूह नहीं होते हैं, लेकिन USA में, UK में दबाव समूह बहुत बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, महिलाओं के लिए दबाव समूह है, फार्मर्स के लिए दबाव समूह बन रहे हैं, अलग अलग चीजों के लिए दबाव समूह बन रहे हैं। अगर अपन भारत में ऐसे किसी दबाव समूह की बात करें ना, तो इसमें ना सिर्फ NGOs और कुछ इन्फ्लुएंशियल इंसान आ जाते हैं जो कि ये कोशिश करते हैं कि भाई सरकार पे दबाव बनावे और उस चीज को वो लोग हमारी बात को मान लें। अभी हालांकि मैं अगर तुम हाल ही का बेस्ट एग्जाम्पल देखना चाहो ना दबाव समूह का, तो कॉकरोच जनता पार्टी, CJP दबाव समूह का बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, अब हालांकि वो बात अलग है कि आगे वो पॉलिटिक्स में मुझे, वो बात अलग है, मगर फिलहाल वो बच्चों के लिए क्योंकि लड़ रही है और वो चाह रही है कि भाई एग्जिस्टिंग अपने जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनको हटाओ, तो वो क्या करें, सरकार पे दबाव भी तो डाल रही है प्रोटेस्ट के थ्रू। समझ गए मेरी बात? तो ये जो चीज़ है ये सत्ता की साझेदारी है कि भाई तुमको ना अलग अलग चीज़ पे है ना जो फोकस करना होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि तुमको ना जो सत्ता की साझेदारी समझ में आ गई होगी, एंड प्लीज मुझे फीडबैक देना कि वाकई में तुमको ये चैप्टर समझ आया है या कहीं प्रॉब्लम्स आई है, तो बताना, सब कुछ बताना मेरे को प्लीज, सारा का सारा फीडबैक देना, ताकि मैं आगे ध्यान रख सकूँ कि भाई मेरे को पढ़ाना कैसा है। क्योंकि मैं इंग्लिश तो पढ़ाती थी, SST मुझे इंटरेस्टिंग लगती है, मगर SST पढ़ाने में ऐसा ही है कि SST की शुरुआत में पहली बार करी। ठीक है, तो मैं तुमसे फीडबैक चाहती हूँ कि जितना हो सके तुम लोग मुझको बताओ कि भाई मैम आप ना ऐसे पढ़ाओ, मैम आपको क्या है ना जो मैम हम ऐसे पढ़ना चाहते हैं, तो मुझे बताओ। ठीक है, और इसी के साथ साथ अपन अपना आज के इस लेक्चर को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, अब हालांकि नोट्स मैंने डाले हैं, मेरे तो ऐसे कोई यूज़ नहीं आए क्योंकि मेरे से ऐसे पढ़ाया नहीं जा रहा था, मगर मैं ये स्क्रॉल करूँ तो मैं जब वो रजिस्टर वाला काम कर लो, जब 3-4 बार वीडियो देख लो और फिर भी तुमको जरूरत पड़े इन नोट्स को पढ़ने की, तो मैं ऐसे स्क्रॉल कर रही हूँ, तो तुम लोग वीडियो पॉज करके इन नोट्स को देखते रहना। ठीक है, समझ गया मेरी बात? ये वीडियो पॉज करके देखते रहना, ये 1 2 3 4 फिर 5, उसके बाद ये 6, फिर ये 7, ठीक है, उसके बाद ये 8। ठीक है, नंबर वाइज है, न्यूमेरिकल वाइज मैंने इसको डिफरेंशिएट कर रखा है, तो तुम देखते रहना। जब तक के लिए उम्मीद करती हूँ कि समझ में आया होगा, और तब तक के लिए ऐसे ही पढ़ते रहना और